मुंबई के उस भागते दौड़ते शहर में जहां कभी रात नहीं होती, एक दुनिया चमक दमक के नीचे छिपी हुई है। एक ऐसी दुनिया जहां रात में परछाइयां घूमती हैं और फुसफुसाहट सबसे गहरे कुएं से भी गहरे राज की बातें करती है। राज ये कपें दिए की इशी मोड़ की दिए। यह सब अगस्त की एक उमस भरी रात को शुरू हुआ, जब पूरा शहर आने वाले गणेश चतुर्थी उत्सव की तैयारी में डूबा हुआ था। मानसून ने शहर पर उमस का एक कंबल बिछा दिया था। हवा में नमी और भारीपन था, जो यहाँ के सबसे कठोर निवासियों को भी परेशान कर रहा था। लेकिन राघव मेहता के लिए, जो एक अनुभवी क्राइम रिपोर्टर थे, इस रात में एक अलग ही तरह का जोश था। राघव ने मुंबई की अराजक सड़कों पर कहानियों का पीछा करते हुए, उसके अंधेरे पेट में उतरते हुए सालों बिताए थे, जहां अपराध उतना ही आम था जितना ट्रैफिक जाम। एक अथक पत्रकार के रूप में उनकी प्रतिष्ठा अच्छी तरह से अर्जित की गई थी, और वह उन कहानियों को उजागर करने के लिए जाने जाते थे जिन्हें छूने की हिम्मत दूसरे नहीं करते थे। फिर भी यह रात अलग लग रही थी। उनकी प्रवृत्ति वर्षों के अनुभव से निखरी हुई एक अकथनीय अनहोनी की भावना से झुनझुनी हो रही थी। कहानी की शुरुआत एक गुप्त सूचना से हुई, जो उनके फोन पर एक रहस्यमय टेक्स्ट संदेश के रूप में आई। कौवे आज रात उतरेंगे, आधी रात, पुराने गोदी के पास। फुसफुसाहट का पीछा करो और तुम्हें सच्चाई मिल जाएगी। संदेश बिना हस्ताक्षर का था, लेकिन राघव का दिल कह रहा था कि यह सच है। कौवे शब्द हफ्तों से शहर की अफवाहों में घूम रहा था, एक मायावी गिरोह जो परछाइयों में काम करता था, हिंसा और भय का निशान पीछे छोड़ते हुए। पर उन्हें किसी ने नहीं देखा था, किसी ने उनके चेहरे नहीं देखे थे, और कोई उनके असली इरादों को नहीं जानता था। राघव ने एक पल भी नहीं गंवाया। उसने अपना कैमरा उठाया, अपनी पुरानी चमड़े की जैकेट पहनी और रात में बाहर निकल गया। पुराना गोदी एक ऐसी जगह थी जिसे शहर के रईस लोग बहुत पहले भूल चुके थे। उस समय का एक सड़ता हुआ अवशेष, जब मुंबई के बंदरगाह उसकी अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा हुआ करते थे। अब यह एक भूतिया विस्तार था, जहां जंग लगे क्रेन गहरे पानी के ऊपर मंडरा रहे थे। उन लोगों के लिए एक आदर्श ठिकाना जो अंधेरे में पनपते थे। जैसे ही राघव गोदी के पास पहुंचा, उसने सन्नाटा महसूस किया। शहर की रात की आम सिम्फनी होशे सा तम था। हॉर्न बजाती कारें, दूर की सायरन की आवाजें और कभी कभार होने वाली चीख पुकार यहां गायब थी। यह ऐसा था जैसे गोदी को जीने से काट दिया गया हो, एक ऐसी जगह जहां बाहर की दुनिया के नियम लागू नहीं होते थे। उसने अपनी बाइक कुछ दूरी पर खड़ी की और पैदल ही आगे बढ़ गया। उसकी इंद्रियां सतर्क थीं। गोदी सुनसान पड़े थे, सिवाय चूहों के कभी कभार इधर उधर भागने के। राघव के कदम सुनसान पड़े गोदामों की जंग लगी धातु की दीवारों से टकराकर गूंज रहे थे, क्योंकि वह स्टील और कंक्रीट की भूल भुलैया में गहराई तक जा रहा था। और फिर उसने उन्हें देखा। कौवे, पानी के किनारे 6 आदमियों का एक समूह खड़ा था। उनके चेहरे काले हुड से ढके हुए थे। वे धीमी आवाज में बात कर रहे थे। घाट से टकराती लहरों की आवाज में उनकी बातचीत मुश्किल से ही सुनाई दे रही थी। राघव शिपिंग कंटेनरों के ढेर के पीछे झुक गया, हाथ में कैमरा लिए। कोई भी सुराग पाने की कोशिश कर रहा था जो इस रहस्य को सुलझा सके। वे आदमी उत्तेजित लग रहे थे, उनके हाव भाव तनावपूर्ण थे। उनमें से एक लंबा आदमी, जिसकी उपस्थिति प्रभावशाली थी, नेता प्रतीत हो रहा था। वह कर्कश स्वर में बोल रहा था, और हालांकि राघव उसकी बातें समझ नहीं पा रहा था, लेकिन आदमी की आवाज में तात्कालिकता साफ थी। अचानक नेता ने पानी की ओर इशारा किया, और राघव की निगाहें उसके पीछे हो गई। एक छोटी सी नाव गोदी की ओर आ रही थी। उसकी एक धुंधली रोशनी अंधेरे को चीरती हुई चाकू की तरह थी। नाव चुपचाप आकर रुकी, और उसमें से 2 लोग बाहर निकले। उनमें से एक बड़ा भारी बैग घसीट रहा था।
राघव का दिल तेजी से धड़कने लगा जब उसने उस आदान प्रदान को देखा। बैग नेता को सौंप दिया गया, जिसने उसे इतना ही खोला कि राघव उसकी सामग्री की एक झलक देख सके। नकदी के ढेर, सोने की चमक और कुछ धातु जैसा जिसे राघव पहचान नहीं सका। नए आए लोग अपनी नाव पर लौटने और रात के अंधेरे में गायब होने से पहले वे लोग कुछ देर बातें करते रहे। कौवे अब बैग अपने कब्जे में लेकर तेजी से आगे बढ़े। वे पास में खड़ी एक काली एसयूवी में बैग लादने लगे। राघव को पता था कि उसे जल्दी से काम करना होगा। यह जीवन भर का मौका था, लेकिन उसे केवल तस्वीरों से ज्यादा की जरूरत थी। उसे यह जानने की जरूरत थी कि उस बैग में क्या है और ये लोग क्या करने वाले हैं। जैसे ही वह करीब पहुंचा, अचानक एक आवाज ने उसे रोक दिया। एक तेज आवाज जो पूरे गोदी में गूंज उठी। उसने देखा कि एक आवारा बिल्ली एक खाली धातु के ड्रम पर दस्तक दे रही है। आवाज ने कौवों का ध्यान खींचा और पलक झपकते ही 6 जोड़ी आंखें अंधेरे को चीरती हुई स्रोत की तलाश कर रही थीं। राघव ने अपनी सांस रोक ली, प्रार्थना की कि परछाइयां उसे छुपा लें, लेकिन आज रात किस्मत उसके साथ नहीं थी। नेता ने आदेश दिया और उनमें से 2 आदमी बंदूकें तानकर उसकी ओर बढ़ने लगे। सोचने का समय नहीं था। राघव भाग गया। उसका दिल उसकी छाती में जोर जोर से धड़क रहा था, क्योंकि वह अपनी बाइक की ओर दौड़ा। वह उन लोगों को अपने पीछे चिल्लाते हुए सुन सकता था। उनके कदम करीब आ रहे थे। वह अपनी बाइक पर पहुंचा, घबराहट में चाबियों को टटोल रहा था। आखिरकार इंजन गरजा और वह रात में भाग गया। उसके कानों में गोलियों की आवाज गूंज रही थी। राघव तब तक नहीं रुका जब तक वह गलियों और सड़कों की शहर की भूल भुलैया में गहरे तक नहीं पहुंच गया। गोदी उससे बहुत पीछे छूट गया था। वह एक सुनसान जगह पर रुका। उसके हाथ कांप रहे थे क्योंकि उसने अपना कैमरा निकाला। तस्वीरें तो थीं, लेकिन वे धुंधली थीं और वह जानता था कि वे कौवों को पकड़ने के लिए काफी नहीं होंगी। लेकिन राघव कोई साधारण रिपोर्टर नहीं था, वह अथक था। उसके पास अब एक सुराग था, एक खतरनाक सुराग, और वह इसे हाथ से जाने नहीं देना चाहता था। उसने और गहराई से खुदाई करने का फैसला किया, कौवों और उनके ऑपरेशन के बारे में और जानने के लिए। कौवों और बेशकीमती ही। और इसका मतलब था उस एक व्यक्ति के पास जाना जिसके पास शायद उसके जरूरी जवाब हो। मलिक नाम का एक आदमी, जो एक पूर्व गैंगस्टर से मुखबिर बना था, जिस पर राघव का एक एहसान था। मलिक धारावी के बीचों बीच एक जीर्ण शीर्ण अपार्टमेंट में रहता था, जो एक विशाल झुग्गी बस्ती थी, जो एक शहर के भीतर एक शहर थी। जैसे ही राघव इमारत के पास पहुंचा, उसने महसूस किया कि रात की घटनाओं का भार उस पर हावी हो रहा है। वह जानता था कि वह खतरनाक इलाके में जा रहा है, लेकिन उसके पास कोई विकल्प नहीं था। मलिक उसका इंतजार कर रहा था। वह एक घिसे पिटे सोफे पर बैठा था। उसके होठों से एक सिगरेट लटक रही थी। उस आदमी की नजरें तेज थीं। राघव के बिखरे हुए रूप को देखकर वह मुस्कुरा रहा था। लगता है आपकी रात काफी घटनापूर्ण रही, मलिक ने धुएं का एक छल्ला उड़ाते हुए कहा। ऐसा कह सकते हैं, राघव ने उसके सामने एक कुर्सी पर बैठते हुए जवाब दिया। मुझे जानकारी चाहिए मलिक। कौवे, वे कौन हैं? मलिक का चेहरा उतर गया। तुम कुछ गंभीर लोगों के साथ पंगा ले रहे हो राघव। कौवे, वे कोई मामूली गिरोह नहीं हैं। वे जुड़े हुए हैं, शक्तिशाली हैं, और वे कोई सुराग नहीं छोड़ते। राघव उसकी आवाज में तात्कालिकता लिए आगे झुक गया। मैंने उन्हें आज रात पुराने गोदी में देखा। वे किसी तरह का सौदा कर रहे थे, नकदी, सोना, कुछ और। वे क्या कर रहे हैं? मलिक हिचकिचाया। उसके चेहरे से मुस्कुराहट गायब हो गई। तुम नहीं समझोगे राघव, कौवे सिर्फ पैसों के पीछे नहीं है। वे किसी बड़े आदमी के लिए काम कर रहे हैं, कोई जो पर्दे के पीछे से चालें चल रहा है। ड्रग्स, हथियार, मानव तस्करी, वे हर चीज में शामिल हैं, और पुलिस उनकी जेब में है। जानकारी को समझते हुए राघव का दिमाग तेजी से दौड़ रहा था।
ये उसके सोच से भी बड़ा था, बहुत बड़ा, सोच से भी सोच समझे। कौन है वो कठपुतली नचाने वाला? मलिक ने अपना सिर हिला दिया। यही तो वो सवाल है जिसका जवाब करोड़ों का है ना? कोई नहीं जानता। कौवे किसी भूत को जवाब दे हैं, कोई जो परछाइयों में रहता है, इतना ताकतवर कि लोगों को बिना किसी निशान के गायब कर सके। कमरे में सन्नाटा छा गया, क्योंकि मलिक के शब्दों की गंभीरता समझ आ गई थी। राघव को एहसास हुआ कि वह अपनी सीमा से बाहर जा रहा था, लेकिन पीछे हटना कोई विकल्प नहीं था। वह बहुत दूर आ चुका था और सच्चाई उसकी पहुंच के भीतर थी। उसने रहस्य को सुलझाने की ठान ली। मलिक, मुझे और चाहिए। इसका पता लगाने का कोई तो तरीका होना चाहिए कि इसके पीछे कौन है। मलिक ने अपनी सिगरेट को एस्ट्रे में दबाते हुए आह भरी। एक सुराग है, एक नाम, देविका राव। वह एक फिक्सर है जो सौदे करवाती है, परेशानियों को गायब कर देती है। वो कौवों से जुड़ी है, लेकिन उसे कहां ढूंढना है ये कोई नहीं जानता। वो भी एक भूत की तरह है, लेकिन अगर कोई आपको ऊपर तक पहुंचा सकता है तो वो देविका ही है। राघव ने नाम को याद करते हुए सिर हिलाया। देविका राव, मैं उसे कैसे ढूंढूं? मलिक ने उसे गौर से देखा। तुम नहीं ढूंढते, वो तुम्हें ढूंढती है। लेकिन सावधान रहना राघव, एक बार जब तुम उसकी नजर में आ गए तो कोई वापसी नहीं है। राघव मलिक के अपार्टमेंट से जवाबों से ज्यादा सवालों के साथ बाहर निकला, लेकिन उसके पास एक नाम था और यही काफी था। वह जानता था कि देविका राव को ढूंढना किसी भूत का पीछा करने जैसा होगा, लेकिन वह इसे पूरा करने की ठान चुका था। अगले कुछ दिनों तक राघव ने देविका का कोई सुराग ढूंढने के लिए अपने संपर्कों को खंगाला। उसने घंटों घटिया बार में बिताए, मुखबिरों से बात की और यहां तक कि शहर के कुछ सबसे कुख्यात अपराध स्थलों का भी दौरा किया। लेकिन देविका मायावी बनी रही, एक परछाई जो हर बार उसके करीब पहुंचने पर उसकी उंगलियों से फिसल जाती थी। फिर एक रात जब राघव एक मंद रोशनी वाले बार में व्हिस्की पी रहा था तो उसके फोन की घंटी बजी। यह एक संदेश था, एक अनजान नंबर से। तुम मुझे ढूंढ रहे हो? आधी रात, पायकुला में छोड़ी हुई कपड़ा मिल, अकेले आना।